देखो हम लोग कॉस्टिंग का आज थ्योरी पढ़ने के लिए प्लान किए हैं। तो जनरली हम कई क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में दिया विद आंसर, तो यही क्वेश्चन मेनली रिपीट होता है। तो हम लोग मोटा मोटी इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फटाफट देखते हुए चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द टर्म कॉस्ट ऑलवेज रेफर्स ओनली टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये बात आपको क्या लगता है, ठीक है कि गलत? आपको एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं भी पूछे तो आपको एग्जाम में यहाँ बोल सकता है whether you defend or refute the statement, आप इस स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में। तो आपको क्या लगता है, ये बात ठीक है कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर का बात करें? सर कॉस्टिंग में तो नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या और बात हो रही है? सर कॉस्टिंग में तो कॉस्ट में उसमें एक्सपेंडिचर भी होता है, फिर कॉस्ट जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो भी इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद फिर कॉस्टिंग में और भी मेन जो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में दिखाते हैं, उसके अलावा जो इंटरनल जाना आना होता है गुड्स का ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से बेटा वो अकाउंट्स में भी तो दिखाते ही हैं एक्सपेंडिचर तो दिखाते। अच्छा, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट जो आप बोल रहे हो, नहीं बेटा वो अल्टीमेटली कट कटा के नलिफाई हो जाते हैं। आप मेजर पॉइंट यहाँ मिस जो किए कि कॉस्ट में ऐसा बहुत सारा एक्सपेंडिचर है जिनको हम लेते ही नहीं। हाँ वो भी है। कॉस्ट शीट बनाते समय हम लोग बेड डेप नहीं लेते थे। यस सर। देखो यहाँ लास्ट दो लाइन देखो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट सच एज बेड डेप, इनकम टैक्स, फाइन, पेनल्टी, डैमेज। Thus it cannot be said that cost always refer to the amount of actual expenditure. यस। तो कॉस्ट शीट में बहुत सारा चीज नहीं लेते। अब देखो एक शॉर्ट नोट आया जो बहुत बार रिपीट हुआ है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? एक्चुअली में कॉस्ट सेंटर बोल के कोई डिपार्टमेंट का बात नहीं कर रहा है। ये लोग बोल रहे हैं जब खर्चों को हम लोग किसी एक पैरामीटर में क्लासिफाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर को एक कॉस्ट सेंटर की तरह डील करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मशीन रिलेटेड कॉस्ट हम लोग मशीन ओवरहेड में डाल देते हैं ना। यस सर। एडवर्टीजमेंट, पैकिंग, क्या बोलते हैं, पैकिंग मटेरियल, डिलीवरी वैन, इनको किस में डाल देते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से। यस सर। यानी हम लोग एक एक पर्टिकुलर हेड को एक एक कॉस्ट का सेंटर बनाते हैं और फिर कॉस्टिंग में प्लानिंग करते हैं कि उस पर्टिकुलर हेड का खर्चा कैसे रिकवर किया जाए। यस। तो यही है कॉस्ट सेंटर। देखो यहाँ लिखा क्या, कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। वो एक्टिविटी जिसके लिए हम लोग जो अलग अलग खर्चा किए उनको एक जगह इकट्ठा कर लिए, एक्यूमुलेट कर लिए। तो अगर हम बोले पैकिंग से सेल्स का ट्रांसपोर्ट यानी डिलीवरी एक्सपेंस, सेल्समैन का कमीशन, ये सबको हम लोग सेल्स या सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस में एक एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक एक्टिविटी के तहत हम सबको एक एक्टिविटी मान लेते हैं। तो यही है कॉस्ट सेंटर बना। इट इज डिफाइंड एज लोकेशन, पर्सन और एन आइटम। ये पर्सन वाइज हो सकता है, जैसे आप वेजेस या सैलरी जब बोलते हो कंप्लीटली, तो ये क्या हो गया, आपके स्टाफ रिलेटेड खर्चा। यस सर। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जिसको बोल सकते हो, स्टाफ को सैलरी दिए, वेजेस दिए, पीएफ दिए, उनके भलाई के लिए कोई खर्चा किए, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर दिए, ये सब क्या हो जाएगा आपका स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो इसको आप एक कॉस्ट सेंटर बना दिए। देखो यहाँ पे दो तीन एग्जांपल दिया। नंबर है बोला पर्सनल कॉस्ट सेंटर, मतलब पर्सन वाइज जब सेग्रीगेट करते हैं, मशीन ऑपरेटर का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, तो ये हो गया पर्सन वाइज एक एक सेग्रीगेशन या एक एक एक्टिविटी को डिफाइन करना। नेक्स्ट बोला इन पर्सनल कॉस्ट सेंटर, उसमें जैसे देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, फैक्ट्री का खर्चा, मशीन का खर्चा, यानी आप यहाँ पर कोई आइटम को पकड़ के एक्सपेंडिचर डिफाइन कर दी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ये होता है आपका कॉस्ट सेंटर। देखो यहाँ पे ए बी सी डी करके और भी दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। तो ऐसे करके आप एक्टिविटी वाइज या एरिया वाइज
जब कॉस्ट को एक जगह एक्यूमुलेट करते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। क्लियर है? यस अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, कॉस्ट यूनिट। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ये अब तो आप बता सकते हो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है। उल्टा पढ़ो। यूनिट कॉस्ट पर यूनिट का। हाँ, एक यूनिट का आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है, यही है कॉस्ट यूनिट। वो आप ना देखो लास्ट दो लाइन देखो ठीक से। अगर आप फिजिकली मेजरमेंट कर सकते हो कि नंबर वाइज मतलब एक पीस का कितना कॉस्ट, वेट वाइज मतलब एक केजी का कितना कॉस्ट, यस सर, लेंथ वाइज, टाइम वाइज लेबर का करते हो ना, पर आवर कितना कॉस्ट। यस सर, यस सर। तो ये आप अलग अलग कॉस्ट यूनिट अलग अलग वाइज निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर, यस सर। हम एक्सप्लेन करता जा रहा है बेटा, अगर नहीं समझ में आए किसी का डाउट हो तो बोल देना, साथ साथ हम कोई और लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देगा। ओके सर। डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन ब्रीफ। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या दिया है, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल अ कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंट्स आर टू बी कंपल्सरीली मेंटेन्ड। जहाँ पे प्रॉपर वे में कंपल्सरीली अकाउंट्स मेंटेन हो रहा हो वहाँ पर आपको कॉस्ट वाइज या कॉस्टिंग का पूरा सिस्टम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप इस बात को जस्टिफाई करते हो? बोलो। जहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरा मेंटेन हो रहा है वहाँ कॉस्टिंग सिस्टम में पूरा डिटेल मेंटेन करना ज़रूरी है या नहीं है? आप क्या बोलते हो? सर दोनों तो अलग अलग तरह का डिटेल्स डील करता है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स होने से भी कॉस्टिंग तो चाहिए। एग्जैक्टली। तो क्या आप अपना जस्टिफिकेशन आप यानी इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर रहे हो, मना कर रहे हो? यस सर। ठीक है, आप रीजन दो हमको क्यों आप ऐसा सर मना कर जैसे रहे कि वो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स का बात हुआ था। हो? हाँ, या फिर डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज खर्चा नहीं बांटता। यस सर। अकाउंट तो ओवरऑल कॉस्ट का बात करता है, यस सर। लेकिन आपको कॉस्टिंग या कॉस्ट का पूरा जो सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट, वो आपको Yes. ये समझाते हैं ना कि आपका डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्चा लगा, यस सर। एक्टिविटी वाइज कितना खर्चा लगा, वो अकाउंट्स नहीं बताता, अकाउंट्स तो ओवरऑल बताएगा। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बेच के कस्टमर से पैसा वसूल करने जाओगे तो आपको अकाउंट से तो आंसर मिलेगा, वो काम नहीं आएगा ना। यस सर। आपको सेपरेट सेपरेट चाहिए। अब्जॉर्प्शन जो होता है, हाँ, तो देखो यहाँ पे 5 रीजन दिया। अर्निंग होता है वो कैसे अब्जॉर्प्शन। एग्जैक्टली। Yes, यहाँ और कॉस्टिंग आपके बिगिनिंग में बन जाता है, यस तो सर। आपको बिगिनिंग में कॉस्ट डिटेल तो बनाना ही पड़ेगा, वरना आप प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। यस सर। तो देखो यहाँ पर ABCD करके 5 पॉइंट बोला, जो बोला कि कॉस्ट अकाउंट्स बनाना तब भी जरूरी है जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपलसरी बना रहे हो तब भी। देखो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, कितना वेस्टेज गया उसका वो कॉस्ट में रिड्यूस करते हो ना, नॉर्मल लॉस यूनिट में माइनस करते हो, तो फिर वो भी। यस सर। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट निकालने के लिए फ्यूचर प्लान्स, यानी क्या चेंजेस करने का दरकार पड़ेगा, कहाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, कहाँ कम लग सकता है, वो सब निकालने के लिए कॉस्टिंग डिटेल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट बोला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर। तो आपको यहाँ पे अलग अलग वाइज बहुत सारा डिफरेंस दे दिए। क्या क्या दिए देखो। पहला बोला यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन यूज करता है, आप जो अकाउंट्स बनाते हो उसका मेन यूजर कौन होता है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट, क्रेडिटर, कस्टमर, एम्प्लॉय, ये लोग। यस सर। लेकिन कॉस्ट अकाउंट का मेन यूजर कौन होता है, सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है ना इससे। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है आपका 3 प्रोसेस में कितना खर्चा लगा अलग। यस। गवर्नमेंट तो ये बोलता है आपका टोटल खर्चा कितना मटेरियल पे खर्चा लगा वही लिख दो अकाउंट्स में, मेरा तो वही काम आ जाएगा। तो ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट वाले यूज करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंट इंटरनल मैनेजमेंट तो यूज करता ही है, उसके अलावा गवर्नमेंट, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगला पॉइंट वही दिया देखो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कंपनीज एक्ट कंपल्सरी बोलता है कि आपको
फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट ये कंपलसरी बोलता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जनरली ये वॉलेंटरी है। और अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर रहा है, उनके लिए अलग से गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड्स मांगता है। तो देखो लिखा, जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग इज वॉलेंटरी एक्सेप्ट व्हेन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स मैंडेटरी अप्लाई टू द एंटरप्राइज। आप जब आगे जाके ऑडिट पढ़ोगे ना, ऑडिट सब्जेक्ट, तब आप पढ़ोगे कि किन लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। सब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया बना के रखा है। उन्हीं जैसे आप पढ़ते हैं ना, वुमेन डायरेक्टर के लिए 100 करोड़ टर्नओवर, 100 करोड़ पेडअप करते हैं, 300 करोड़ टर्नओवर, वैसे ही किसको कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है और किसको नहीं, ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया बना के रखा है। सबको कंपलसरी नहीं है। अब ऐसे तो जो छोटा मोटा फैक्ट्री चलाते हैं उनको बोला जाएगा कि इतना प्रोसेस अकाउंट ये सब डिटेल बनाओ, नहीं बोल सकते, वो लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस या आपका अकाउंट्स हमेशा मैंडेटरी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हर समय मैंडेटरी नहीं। नेचर या ऑब्जेक्टिव वाइज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सब्जेक्टिव मैनर। आप अकाउंट्स कब बनाते हो? ईयर एंड में ना। यस सर। यानी आपको एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल होता है। यस सर। लेकिन कॉस्टिंग बनाते वक्त आपको एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल होता है क्या? नो सर। तो आपको कॉस्टिंग प्रिंसिपल में, टेक्निक्स में असम्पशन करने पड़े। यस सर। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ कॉस्ट में ये बात है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब जो हो गया वो रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कॉस्टिंग वाला बजटरी है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। ठीक। स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए अकाउंट्स क्या बोलता था? ये बात तो मिस नहीं होना चाहिए बेटा। सर स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? सर वो जो फॉर्मूला था? नहीं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। यस सर, यस सर, यस सर। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू के लिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंपल्सरीली बोलता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, जबकि कॉस्टिंग बोलता है सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। यस सर। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है। यस सर। कॉस्ट एनालिसिस आर जनरली, कॉस्ट एक्सपेंडिचर आर जनरली शोन एज होल फॉर द पीरियड। आप अकाउंट्स में पूरे साल का एक बार में दिखाते हो। यस सर। आपके यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल से 3 प्रोडक्ट बनता है तो आप तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट दिखाते हो। यस सर। लेकिन कॉस्टिंग बोलता है प्रोडक्ट वाइज अगर अलग है तो अलग शो करो, डिपार्टमेंट वाइज अलग शो करो, एक्टिविटी वाइज अलग शो करो। देख लो ओवरहेड में आप एक्टिविटी वाइज बांटते हो, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में आप प्रोसेस वाइज बांटते हो। तो कॉस्टिंग अलग अलग वैरायटी में बांटने बोलता है खर्चों को, अकाउंट्स नहीं बोलता। और आखिरी डिफरेंस टाइम पीरियड। अकाउंट जनरली 1 ईयर के लिए बनता है, जिसको आप फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर बोलते हो। लेकिन कॉस्ट डेटा कंटिन्यूअस बेसिस पे बनता रहता है, जब आपको जैसा दरकार है आप उतने पीरियड के लिए बनाते रहते हो। वो 1 साल का भी हो सकता है, शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है। ठीक है। कॉस्ट शीट आप अगले 3 महीने का भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप 1 साल का पूरा फिगर लेके चलो। ठीक है। देखो अगला बार फिर देखो 2014 में, 2009 में फिर वही डिफरेंस, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट फिर से आया हुआ। ये रिपीट क्वेश्चन। फिर देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स तो जानते हो, मैनेजमेंट अकाउंट यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वही डिफरेंस यहाँ पे फिर से दिया। सर वो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, इसका कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पे आपको जब भी ऐसा आएगा आपको पॉइंट में नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोनों का मीनिंग अलग अलग लिख देना पड़ेगा। ओके ओके, सिंगल लाइन या जितना भी। जैसे आप पॉइंट, आप कॉस्ट सेंटर के बारे में जो बात लिखना चाहते हो
इसमें पॉइंट वाइज Yes. बना के लिख दो उसके अंदर, और कॉस्ट यूनिट में जितना बात जानते हो पॉइंट वाइज लिख दो उसके अंदर, ठीक है? मतलब उसके डेफिनेशंस को ही तोड़ के पॉइंट। हाँ एकदम, इसका आप पॉइंट वाइज डिफरेंस नहीं लिख सकोगे, क्योंकि एक्चुअली में ना बेटा ढंग से बोले तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो उनकी कोई डिफरेंस यस, नहीं जो निकलता। बेसिस बने कोई बेसिस। हाँ, दोनों एकदम अलग अलग दुनिया का बात करते हैं, तो अब क्या बेसिस यस। बना? अगला हमें बोला व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एकदम पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन द रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टिल द फाइनल स्टेज एंड एंड विद द डिस्पोजल ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। आप पूरे चीजों का जो डिटेल बनाते हो, बिजनेस स्टार्ट होने से मतलब या साल का बिगिनिंग से लेकर साल के एंड तक प्रोडक्ट बिकने तक क्या क्या लग सकता है खर्चा, कितना में ये बिक सकता है, वो सारे डिटेल को बनाने को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? यस सर। और देखो सेकंड लाइन में बहुत अच्छा बात बोला, इसका मेन काम है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करना, जॉब पे कितना खर्चा लगा वो डिटरमाइन करना, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा लगा, प्रोसेस पे कितना खर्चा लगा, ऑपरेशंस में कितना खर्चा लगा, सर्विस पे कितना खर्चा लगा। यही सब तो चैप्टर के नाम थे ना बेटा, यस सर। तो सब चैप्टर का नाम लिख दिया और बोला कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं, ये सब डिटरमाइन करते हैं। एक चीज मेरा छूटा ऊपर भी हम गलती कर गया बोलते बोलते, आई रिपीट, मिस्टेक हुआ है मेरा, वापस बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था, हम गलत बोल गया कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग बोल गया बाय मिस्टेक, वो रॉन्ग था मेरा। फाइनेंशियल अकाउंट्स तो आपको पता है, यस सर। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये हम लोग के बुक का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें सिर्फ कॉस्ट ही है। आपके प्रैक्टिकल सब में बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग ही है, यस। लेकिन थियोरेटिकली आप सही बात बोले हो, आपके पूरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ नीचे में पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग बताया, व्हाट डू यू मीन बाय, देखो यहाँ पे दिया ना कुछ ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड इट्स डे टू डे ऑपरेशन। यानी आप जो कॉस्ट में बनाते हो, जो जो चैप्टर, यस जो जो टॉपिक्स, वो सबको जब मैनेजमेंट के सामने एक रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ताकि मैनेजमेंट आगे के लिए अपना प्लान और पॉलिसीज बना सके, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। आपके डे टू डे वही हो गया ना, आप कॉस्ट शीट बना के ये बताते हो इतना सेलिंग प्राइस हो सकता है। यस सर। आगे जाके आप सेमेस्टर 4 में एक चैप्टर पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो चैप्टर आपको ये बताता है कि आपका टारगेट कितना था और उससे आप कितना दूर रह गए और क्यों दूर रह गए, मतलब कितना दूर रह गए और क्यों दूर रह गए, हाउ मच इज द डिफरेंस एंड व्हाई इज इट सो। तो वो प्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट ये समझता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया और उन गड़बड़ को कैसे सुधारें। तो यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो आप कॉस्टिंग में सॉल्व करते हो उसको जब मैनेजमेंट के काम के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट in the creation of policy and its day-to-day operations। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या मदद करता है, तो देखो यहाँ बोला है वो प्लानिंग करने में मदद करता है, आगे के लिए खर्चों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, और अपने लोअर लेवल या अपर लेवल को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, क्योंकि जो बनाया है वो अपने अपर लेवल को रिपोर्ट देगा और अपर लेवल वाला फिर प्लान पॉलिसीज बनाकर लोअर वालों को वापस काम देगा। मान लो मेरे को रॉ मटेरियल पे 2 लाख खर्चा लगने का प्लान सोचे थे हम, लग गया 3.5 लाख, तो बेटा इसके पीछे वैरायटीज ऑफ रीजन होंगे ना। यस सर। हम आपको 2 जेन्युइन रीजन दे देता है, एक सर रॉ मटेरियल आप 2 लाख इसलिए सोचे थे क्योंकि आपको लगा था 20,000 kg लगेगा और 1 kg का 10 रुपया करके लगता है, तो आप 2 लाख का प्लान सोचे थे, लेकिन एक्चुअली में आपको रॉ मटेरियल लग गया था 23,000 kg,
आपका 20 का प्लान था, लग गया 23,000 kg, और आप 10 रुपया पर kg में सोचे थे काम हो जाएगा, वो पड़ गया अराउंड 12 या 12.5 या 13 रुपए kg। तो आपका दो वे में डिफरेंस हुआ, एक क्वांटिटी ज्यादा लगा और एक मार्केट में प्राइस भी बढ़ गया। मार्केट का प्राइस आपके कंट्रोलेबल है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस सर। और अगर नहीं है तो फिर आपका मैनेजमेंट क्या करेगा? उसको इग्नोर करेगा, उस फैक्टर को। यस और सर, लेकिन- मार्केट प्राइस कंट्रोलेबल कैसे होगा? आप थोड़ा सा प्लानिंग बेटर कर सकते थे। ब्लॉक में ऑर्डर देके EOQ वाला कंसेप्ट में नहीं जाके ब्लॉक में ऑर्डर देते तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाता। यस सर। तो आपका मैनेजमेंट ये प्लान क्यों नहीं किया? अब नहीं किया तो अगले साल के लिए करे। यस सर। वैसे ही एक और पॉइंट दे सकते हैं, आपका मैनेजमेंट हो सकता है 3-4 जगह से कोटेशन नहीं मंगाया था, हाँ, कंपेयर नहीं किया। वो 1 या 2 से बात करके ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो आपको एरर ढूंढना पड़ेगा। अगर एरर कंट्रोलेबल है तो आप उसके लिए फ्यूचर प्लान में प्लानिंग को चेंज करोगे, मॉडिफाई करोगे अपने प्लान्स को, और अगर अनकंट्रोलेबल है तो फिर इग्नोर करनी पड़ेगी। सडनली गवर्नमेंट GST बढ़ा दिया था इसलिए आपको ज्यादा पड़ गया, तो क्या कर सकते हो? आपका तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जाके गवर्नमेंट को थोड़ी ना बोल के आओगे GST कम करो। यस सर। लेकिन यूनिट वाइज भी अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल दोनों हो सकता है। 20,000 kg सोचे थे, 23,000 kg लग गया, तो 3,000 kg जो एक्स्ट्रा लग गया यूनिट रॉ मटेरियल का, उसमें आपका मिस्टेक भी हो सकता है कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, लेबर वेस्टेज ज्यादा किया, या ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि आप बिगिनिंग में 20,000 जो आप सोचे थे वो आप सोचे ही कम थे, गलती से आपका गलत कैलकुलेशन था। आपको लगा था 20,000 kg में इतना पीस बन जाएगा, हो सकता है ना आपका कैलकुलेशन गलत था। आपको लगा था 1.5 kg मैदा में 2 केक बन जाएगा, आपको पता ही नहीं था कि 1.5 kg में 2 केक बन ही नहीं सकता, आपका कैलकुलेशन ही रॉन्ग था। तो अगले बार सुधारोगे ना अपने कैलकुलेशन से। यस सर। तो ये सब चीजें कंट्रोलेबल होती है, तो आपको ये सब कैलकुलेट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगता है। देखो यही बात बोले ना बेटा, कॉस्ट कैलकुलेट करना एक नॉर्मल क्लर्क का भी काम हो सकता है, लेकिन उसमें ये सब एनालिसिस निकालना एक CMA का काम होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है ना? यस। तो ये सब बातें आपको लिखनी। अब हम जो ऊपर क्वेश्चन स्किप कर गया था गलती से, उस पर आते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इंफॉर्मेशन को यूज करना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है चीजों को एक स्ट्रक्चर में ढालना। अब ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये एक स्ट्रक्चर में चीजों को डालते हो ना, और क्या करते हो। लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट का काम चीजों को स्ट्रक्चर में डालना नहीं है, उस स्ट्रक्चर में डले हुए इंफॉर्मेशंस को यूज करके आगे के लिए प्लान बनाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वही डेटा देते हो जो मैनेजमेंट के काम का होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप गैप के हिसाब से बनाते हो। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ GAAP? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको अकाउंट्स गैप के रूल के हिसाब से, ये बेटा जितना आप प्रिंसिपल पढ़ते हो ना, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, आप ना बोलते हो मेरा फेवरेट कंजर्वेटिज्म, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब गैप में लिखा हुआ है। प्रूडेंट बेसिस, वेरी गुड, ये सब कहाँ लिखे हैं? गैप में लिखे हैं। गैप का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूरे दुनिया में जो जनरली सबको एक्सेप्टेबल है वो प्रिंसिपल्स। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना कंपलसरी है क्या? ऑप्शनल ही होगा सर, मैनेजमेंट को चाहिए तो बनवाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं बनवाएगा। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है। यस सर। ये आपका हिस्टोरिकल डेटा को भी यूज करता है, फ्यूचर का भी एस्टिमेट्स बनाता है। कॉस्टिंग में फ्यूचर रिलेटेड डेटा भी तो बनाते हो। यस सर। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ हिस्टोरिकल होता है, होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? आप बहुत सारा रिपोर्ट बनाते हो और जिस डिपार्टमेंट के काम का वो रिपोर्ट उस डिपार्टमेंट को भेजते हो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिपोर्ट बनता है। यस सर।
तो यही था आपका इम्पोर्टेंट बात। तो ये आपका एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उतना कुछ टफ है नहीं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम? कॉस्टिंग का ये जो पूरा सिस्टम है इसका मेन काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? कॉस्ट शीट में क्या निकालते हो? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। और सेलिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर क्या निकालते हो? कॉस्ट। यस सर। तो वही पहला काम है, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कैलकुलेट करना। दूसरा बात आप जो बोल गए, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना। यस सर। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करना। बोले ना, सिर्फ काम आपका रिपोर्ट बनाना नहीं है, अब उसके हिसाब से फ्यूचर में खर्चों को कहाँ। देखो, आप मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे ना बेटा, हम आपको सिर्फ फिगर कैलकुलेशन का 10 लाख का पैकेज नहीं देगा ना। यस सर। हम आपको बोलेगा ये खर्चे कम कैसे किए जा सकते हैं, प्लान बना के दिखाओ। आप बता तो दिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8 रुपया, सेलिंग कॉस्ट 10 रुपये से ज़्यादा रख नहीं सकते आप। तो आपका एज ए मैनेजमेंट में काम होगा कि उस 8 को 7 कैसे किया जाए, क्योंकि देखो 10 से ऊपर सेलिंग प्राइस तो नहीं कर सकते, इतना कंपटीशन का जमाना है। हम अपने कंपटीटर के मुकाबले सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को कम करें ताकि प्रॉफिट हो जाए, है ना? यस सर। नेक्स्ट बोला तो ये यहीं पे ये सब डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो आपको यहाँ पर 5 फंक्शन दिया: कॉस्ट असर्टेनमेंट, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट असर्टेनमेंट, प्रॉफिट कैलकुलेट भी करते हो ना, कॉस्ट शीट में निकालते हो। यस सर। डिसीजन मेकिंग, ये तो सबसे मेन पार्ट है। तो ये आपका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नेम एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। कॉस्ट में क्या क्या मेन एलिमेंट है? सबसे पहला क्या है? मटेरियल। दूसरा लेबर। तीसरा ओवरहेड, चार्जेबल एक्सपेंस। हाँ उसी बात सर्विस कॉस्ट बोल सकते हो या ओवरहेड्स के नाम से भी बोल सकते हो। हाँ, फिर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। हाँ, वो तो बोलते रहो। मेन एलिमेंट 3 है बेटा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब ओवरहेड में तो आपका बहुत सारा आ गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सब वो सब, वो आप जितना आप लिख सकती हो। देखो, आप थोड़ा CBSE और ISC मोड से बाहर निकल जाए, आप लोगों को WB मोड में आना पड़ेगा। थोड़ा फेंका फाकी, थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना आना पड़ेगा। हम ये ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही है बात, तो ये फेंका फाकी करो। बट येस, आई एम सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा पेपर का वजन भी देखते हैं। तो आप लोग मोटे पतले हो सकते हो, लेकिन प्लीज़ पेपर को थोड़ा मोटा बना के। ओके सर। ये किरण के लिए स्पेशली था, वो कभी मोटी नहीं हो पाएगी। चलो, यहाँ पे बोला इंडिकेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम आर टू बी डील इन कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में इन आइटम से डील करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताना है। ठीक है, पहला पूछा, सरप्लस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री का मशीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ। ट्राई करो, यस नो तो बोलो। सर क्या था क्वेश्चन है बेटा मेरा, हम आइटम का नाम लेंगे और आप बताओगे इसको कॉस्ट मैनेजमेंट में या कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं करते। ओके। पहला बोला सरप्लस रियलाइज्ड, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। नो सर। नहीं लेते बेटा, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में काम आएगा क्या? मशीन बेच के कितना कमाई हुआ? यस, नहीं कैसे आएगा? ये अकाउंट्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है सर, लेकिन कॉस्टिंग में है ना। यस सर। तो देखो, ऐसे रीजन के साथ लिखा, क्या हम एक लाइन पढ़ दे रहे हैं, आपका पहला आंसर करेक्ट है। देखो क्या लिखा, सरप्लस और लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी इज एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बस इसीलिए इसको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के परव्यू से बाहर रखा। सर अगर इसकी जगह मैं लिखती कि क्योंकि वो उसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लिखते, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लिखते हुए यही तो बता बेटा, ये तो आप तो बेटर रीजन दिए, यहाँ पे सही में रीजन जस्टिफाइड नहीं लगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनेंशियल का पार्ट है। तब तो मटेरियल भी फाइनेंस में लिखते हो, तो कॉस्टिंग में नहीं लिखेंगे क्या? यस सर। तो पॉइंट ये हमको, आप जो बोल रहे हो वो ज्यादा लॉजिकल है कि वो टोटल यूनिट का कॉस्ट निकालने में काम नहीं आता। वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है जिसके थ्रू आप कॉस्ट निकालोगे। और कॉस्टिंग में मेरा मेन काम है कॉस्ट असर्टेनमेंट,
तो वैसे आंसर परफेक्ट है आपका। चलो नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड ऑन पेटेंट ऑफ अदर प्रॉपर्टी यूज्ड इन ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यस सर। बिल्कुल आएगा Royalty बेटा, आता है। ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है इनफैक्ट, यस सर। क्योंकि उसके बिना तो आप प्रोडक्ट ही नहीं बना पाओगे। आप कोविड का मेडिसिन निकालने का फॉर्मूला निकाले हो, किरण, श्वेता या शिपर्णा या अंकिता या वैष्णवी, ये लोग एक फॉर्मूला निकाले हैं। क्या इनको इनके बिना परमिशन के, अगर मान लो हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नीरज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, क्या नीरज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बिना किरण, श्वेता, वैष्णवी और अंकिता के परमिशन के वो फॉर्मूला यूज कर सकता है क्या मेडिसिन बनाने के लिए? नो सर। और किरण, श्वेता, अंकिता क्या फोकट में देगी क्या? नो सर। देना भी मत, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं चलाओगे मैं तो फ्री में नहीं दोगे ना, तो वो मेरे पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग होना ही पड़ेगा, वो तो हम कस्टमर से वसूल करेंगे, है ना? यस सर। वो एक बहुत बड़ा खर्चा है रॉयल्टी देना। आपको जो हम पेमेंट करते हैं वो कहलाता है क्या? रॉयल्टी। यस सर। थर्ड पूछा, सॉरी क्वेश्चन मेरा, हाँ, रॉयल्टी रिसीव फॉर अलाउइंग अदर टू यूज ओन पेटेंट। अपना पेटेंट यूज करना हम दूसरों को अलाउ किए और उसके लिए हमको रॉयल्टी नहीं। नो सर। ये नहीं, ये कॉस्ट ही नहीं है सर, ये तो कमाई है। हाँ। और कॉस्ट शीट में हम अपना मेन आइटम बेचने के कमाई के अलावा कोई कमाई नहीं लेते, है ना? Yes, sir. इंटरेस्ट Yes, कमाना, डिविडेंड कमाना, ये सब लेते हो क्या? नो सर। नहीं लेते, तो फिर रॉयल्टी कमाना भी नहीं लेते। कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। भाड़ा Yes, sir. दिए हैं रॉ मटेरियल को लाने का, यस सर। बिल्कुल होगा सर। कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर ये भी वो लेंगे। सेलिंग में आता है ना? आता तो है ना कॉस्ट शीट में। ये लोग तो Yes, ये sir. पूछा कॉस्ट अकाउंटिंग में लेंगे कि नहीं लेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर सेलिंग गुड्स आता है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यस सर। लेंगे। कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यस सर। वापस सुन सर बेटा, डिस्काउंट कोई भी टाइप का नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट आपके मेन बिलिंग के बाद होता है, यस सर। यस सर। तो डील कॉस्ट डिस्काउंट कहीं नहीं है। सर ये आपने तभी वो बोला था ना कि हो सकता है बल्क में अगर ऑर्डर करते ईओक्यू में नहीं करते तो डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन वो तो मैनेजमेंट अकाउंट है। पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट सेलेबल, यस सर। ऑब्वियस बात है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होना ही यस पड़ेगा, सर। वरना बेच ही तो नहीं पाएंगे। अब हम तेल Yes. बेच रहे हैं आपको, हम आपको ये बोलेंगे कि अपना हथेली आगे करो, लाओ उसमें तेल डाल देती हूँ, या आपको बॉटल में पैक या शैशे में पैक करके देंगे, तो पैकिंग तो मटेरियल पैक तो मेरा करके पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछने का बहुत स्कोप है बेटा। 5 नंबर में दे देगा उठा के 5 आइटम। सर ऐसा क्वेश्चन चलेगा ये जो अभी गया? हम तो बोल ही रहे, ऐसा में तो मजा भी आता है, और एग्जाम में हाँ। ये भी पता रहता है कि फुल मिलेगा, वरना वो थ्योरी लिखने में तो ये भी पता है कि लिख भी लंबा चौड़ा देंगे, फिर भी एक नहीं तो मिलेगा। और पूरा फिर भी टीचर नहीं मिलेगा। सर मेरा तो लंबा चौड़ा का आइडियोलॉजी अलग है क्या आइडियोलॉजी है? सर, मतलब लंबा चौड़ा आपके लिए इतने इतने पेजेस हैं, तो एक पेज मतलब बहुत बड़ा हो गया। अच्छा तो अच्छा देखो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, व्हाट डू में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये अपने पीछे पढ़ चुके। यस सर। यहाँ पे फिर पूछा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वही मेन कहानी जो पीछे पढ़े थे। फिर बोला क्लासिफाई कॉस्ट, ये भी पीछे पढ़ चुके। अब ये थोड़ा देखो, ये 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे बहुत डिटेल में पूछ लेता था, लेकिन देखो यहाँ पे मस्त तरीके से आंसर लिखा है, खाली हेडिंग पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा सुन के। देखो बोला क्लासिफाई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड गिव 3 एग्जाम्पल। तो एलिमेंट के हिसाब से वही वो जो 3 elements मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड या सर्विस कॉस्ट जो एक ही बात, ठीक है। यस सर। लेकिन फंक्शन के हिसाब से बेटा जो आप कॉस्ट शीट में हेड जानते थे ना, देखो sir. पहला क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा आप क्या बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सर इसी को तो कॉस्ट ऑफ हाँ, प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोला हम Okay. प्रोडक्शन कॉस्ट बोला। ओके। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब
एक तरीके से आप बोल सकते हो जो फैक्ट्री के अंदर लगा, ओके, तो वर्क कॉस्ट। एग्जैक्टली। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट चार्जेस एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस। तो अब आपको यहाँ पे देखो 3 एग्जांपल भी देने बोला है साथ में हर एक का, तो बिंदास दे सकते हो अब तो एग्जांपल। यस। देखो यहाँ लिखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अगला हेडिंग क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। उसका अगला हेडिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बस हो गया 3 मिनट। ठीक है सर, उसके बाद वो सब इतना अरे सारा सेलिंग कर- एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर और अलग फिर वो डेवलपमेंट ओ ये बेकार है, इसको छोड़ो, आप इतने लिखो बहुत। अब आपको पूछा व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट। ये आप मीनिंग नाम में मीनिंग है, अगर ठीक से जज करते हो। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगे वो कन्वर्जन कॉस्ट है बेटा। ओके। तो ये 3 खर्चे लगते हैं ना फिनिश गुड्स बनाने के, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। ये 3 ही तो डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में मदद करते हैं। यस सर। ये वो काम जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना दे, तुम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, इन 3 को बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, 2 मिनट 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट आर कंट्रोलेबल कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी द सेम। जो कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट तो हम क्या कंट्रोलेबल कॉस्ट बोल सकते हैं, जो कंट्रोल किया जा सकता है। सोचो सोचो, क्या डायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है? हमेशा कंट्रोलेबल खर्चा है कि आपके कंट्रोल के बाहर का खर्चा है? ट्राई करो ना, गलत ही तो होगा और क्या। क्वेश्चन नहीं समझो? यस सर, डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोलेबल है या नहीं? हाँ, या हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोलेबल है या नहीं? ऑलवेज। सर वो जीएसटी वाला एग्जांपल तो फिर कैसे मटेरियल? एग्जैक्टली, हर समय कंट्रोलेबल नहीं है सर। ये बात तो यहाँ बोला, देखो क्या बोला, पहले डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब लिखा यस सर। जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएट किया जा सके। फिर यहाँ पे क्या बोला, कंट्रोलेबल कॉस्ट का एग्जाम डेफिनेशन लिखा, कॉस्ट विच कैन इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ पर्सन, मतलब जिसको आप कम बेसी कर सको अपने इन्फ्लुएंस से, यही तो हुआ कंट्रोलेबल का मतलब। यस सर। अब यहाँ पे बोला therefore it is seen that all direct costs are controllable but there are some costs which are uncontrollable but not direct। हर डायरेक्ट कॉस्ट तो कंट्रोलेबल है। एक बात बताओ बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट का मेन 2 एग्जांपल क्या है? तो मटेरियल और लेबर। तो क्या ये आउटपुट के हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता? यस सर। आपका आउटपुट बढ़ा, आपको मटेरियल लेबर ज्यादा लगेगा। यस। आपका आउटपुट कम हुआ, क्या मटेरियल लेबर उतने लग जाएगा क्या? नहीं। लेकिन आपका अकाउंटेंट का सैलरी उतने लगेगा। यानी कंट्रोल करने का मतलब क्या हो, जिसको आप कम बेसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी हर डायरेक्ट कॉस्ट जनरली कंट्रोलेबल है। देखो अनफोर्सीन, हर कंट्रोलेबल कॉस्ट हमेशा जरूरी नहीं कि डायरेक्ट। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट है जो कंट्रोलेबल है। ये क्वेश्चन फेंका बाकी का है, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बोला प्लानिंग करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा को इंटरप्रिटेट करने के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है। क्या पर्पस था, क्यों बनाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टेट द मेथड एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चैप्टर्स का नाम लिखा, कुछ नहीं, कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चैप्टर आप आएंगे सेमेस्टर 4 में।
बजटरी कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब जितने चैप्टर्स का नाम लिख सकते हो सब लिखो। ये सारे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है, मतलब इन सब टेक्निक की मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है। डिस्कस हाउ डज कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये भी ज्ञान दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्टिंग बनाने से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या मदद होता है। तो वही बोला, आपका इसका कॉस्ट असर्टेन कर पाओगे, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है, पीछे कर चुके हैं ये आंसर। कॉस्ट एंड कंट्रोल को रिडक्शन करता है, प्रॉफिट को असर्टेन करने में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। पीछे ही आंसर पढ़ के आए थे, वही पूछा आपसे। तो ये सब ईयर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। फिर से देखो भाई, नेचर एंड स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बार बार पूछता है। यहाँ देखो फिर वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस रिपीट हुआ। ये ईयर पेपर का ही क्वेश्चंस का एक पूरा पीडीएफ बनाया हुआ, कुछ नहीं। व्हाट इज कॉस्टिंग पूछा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, अभी पीछे रिपीट करके आए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अभी जो पढ़े सेम टू सेम वही देखो, कॉस्ट को असर्टेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करना, प्रॉफिट को असर्टेन करना, डिसीजन मेकिंग में मदद करना। ये पूरा आपका कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर ही चल रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट सेंटर, देखो फिर से रिपीट हुआ। ये भी अपने को पता है, अभी पीछे पढ़ के आए, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही पढ़े थे। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ चुकी है। हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछता है 3-4 मार्क्स में, ये बहुत बार पूछा हुआ है। बताओ कौन सा कॉस्टिंग का पैरामीटर या वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर पढ़े है ना आपने, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। तो अपने को ये बताना है, आप बहुत सारा चैप्टर का नाम पढ़े हो ना, आपको ये बताना है इस टाइप का बिजनेस में कौन सा वाला कॉस्टिंग फॉलो किया जाए। एयरलाइन बिजनेस में ऑपरेटिंग, हाँ। ये वाला बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग। यस सर। ये कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग। टॉय मेकिंग, बैच कॉस्टिंग। अभी जो लास्ट चैप्टर पढ़े, क्यों बता देते हैं, खिलौना बनाने के लिए ना आपको एक सांचा रेडी करना पड़ता है। आप लोग क्या बोलते हो उसको, मोल्ड बोलते हो ना, केक बनाने के लिए, वो शेप बनाने के लिए। यस सर। तो खिलौना मेकिंग फैक्ट्री में भी ना ये मशीनों को मोल्ड में सेटअप करना पड़ता है अलग अलग खिलौना बनाने के लिए। तो आपको बैच में आउटपुट निकलता है पूरा, तो वो बैच कॉस्टिंग निकलता है। इंटीरियर डेकोरेशन जॉब कॉस्टिंग है ये। स्टील प्रोडक्शन आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। हम बताए तो स्टील बनाने के लिए बहुत प्रोसेस से निकालना पड़ता है। सर इंटीरियर डेकोरेशन जॉब कॉस्टिंग कैसे? जॉब कॉस्टिंग में क्या पढ़ते हो आप, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को पूरा करके देने का कॉस्ट। यस सर। तो इंटीरियर डेकोरेशन वालों को अलग अलग टाइप का जॉब ही तो मिलता है। हाँ। अलग अलग घर का अलग अलग पूरा डिटेल होगा, अलग अलग पूरा खर्चा होगा। यस सर। उस पर्टिकुलर, अब किरण अगर मेरे घर को इंटीरियर डेकोरेट करना है, मेरा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, और एक अगर हम आपको पूरा बंगलो दे दें 3 तल्ला का, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा ना आपका। यस सर। तो आपको जॉब वाइज सोचना पड़ता है, मतलब उसमें आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हो, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना लगे। यस सर। हाँ, स्टील प्रोडक्शन ऑलवेज प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ, ये आप एक नया चीज पढ़ते हो, कंप्यूटर बैच कॉस्टिंग। क्योंकि कंप्यूटर बनाने के लिए आप जो चिप वगैरह बनाते हो, यस तो एक मतलब 256 GB रैम मान लो, तो वो एक ही बार में 100,000 पीस निकलेगा। फिर आपको चेंज करना है रैम, तो आप मशीन के मोल्ड को बदलो। सर अब ये हम लोग को कैसे पता होगा क्या कैसे बनता है, ये तो आपको पता था इसलिए आपने बता दिया। जनरली यही रिपीट करता है, इसीलिए ये होता है। जनरली यही रिपीट करता है। ओके। इसीलिए तो करवा रहे हैं ना बेटा, क्योंकि हमको पता है कि इतना कुछ आप लोग नहीं जान पाओगे और बुक पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। इसीलिए ये PDF मेरे एक बहुत अच्छे सर है जिनका नाम आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे,
हाँ सर। संतोष सर, या बार बार ये शिक्षा की चाहत बोल के आपको ऐप दिखाई दे रहा होगा। यस सर। हाँ, ये शिक्षा की मैं चाहत सोच रही हूँ ये 14,000 का नोट्स है, फिर मुझे दिखा अच्छा वो IAS वाला नोट्स। नहीं, ये 14,000 का नोट्स नहीं। यस सर। एक्चुअली में ये सर ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये पहले बीकॉम लेवल का कॉस्टिंग वगैरह पढ़ाते थे, लेकिन अब ये IAS IPS वेस्ट बंगाल का ये जो था ना गवर्नमेंट सर्विस कमीशन का एग्जाम्स, उनका sir. तैयारी करवाती है। बैंकिंग का एग्जाम ये उनका तैयारी करवाती है। ये पूरा उस लाइन में चलेगा, ये उनका बनाया बना, तो वो अपना नीचे टैग देते हुए कर रहे हैं। तो हम इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास ऐसा कुछ है क्या जो बीकॉम का पूरा थ्योरी को एक जगह कवर करते, तो बोला कि सर हम आपको PDF देते हैं जिसमें लास्ट 20 साल का क्वेश्चन, 20 साल। देखो जैसे यहाँ पे दिया ये वाला आप बता पाओगे इजीली। कॉस्ट यूनिट कैसे किसका क्या मानोगे? ट्रांसपोर्ट वाले आपसे भाड़ा कैसे मांगते हैं? वो पैसेंजर किलोमीटर। हाँ, और अगर वो मतलब ट्रक वाले हैं तो टन किलोमीटर। यस सर। पावर वाले यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले किलोवाट। वो यूनिट। हाँ, वो पर यूनिट बोल सकते हो। घर वाले या वो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया। पावर मतलब मशीन में काम आते हैं। आपको याद है ओवरहेड में पढ़े थे, लाइट पॉइंट मतलब लाइटिंग बिल, जबकि पावर मतलब मशीन के लिए। यस तो किलोवाट आवर। हॉस्पिटल वाले कैसे मांगते हैं? पर बेड या पर डे। और लास्ट एडवर्टीजमेंट वाले कैसे मांगते हैं? आप कितना स्पेस या कितना टाइम के लिए ऐड दे रहे हो। अगर हम आप वो रास्ते में होर्डिंग वाले हो तो हम कितना एरिया यूज करेंगे उसके हिसाब से चार्ज करोगे ना आप। यस। हम एक छोटा सा बोर्ड बनवाएगा तो आप कम चार्ज करोगे, और एकदम एक हाईवे के ऊपर बड़ा वाला बोर्ड बनाएगा तो ज़्यादा। यानी आप स्पेस के हिसाब से हमको रेट बताओगे ना। यस सर। और अगर आप टीवी वाले हो या आप न्यूज़पेपर में भी हो तो भी स्पेस के हिसाब से देखते हो ना। हम न्यूज़पेपर में छोटा सा ऐड दे रहे हैं और एक पूरा एक पेज का। यस। और वैसे ही अगर आप टीवी वाले हो, रेडियो वाले हो, तो कितना देर मेरा ऐड चलेगा उसके हिसाब से रेट बताते हो। यस सर। हम बोले मेरा ऐड कम से कम 2 से 3 मिनट चलेगा तो अलग रेट, और हम बोलेंगे मेरा ऐड केवल 10 सेकंड चलेगा तो अलग रेट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग? तो ये देखो वही चैप्टर का नाम दोबारा रिपीट किया, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, ये सब टेक्निक्स है। फिर आया कॉस्ट। ये चैप्टर का नाम कहाँ था? आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम था। आपके एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, ये नोट्स ये क्वेश्चन उस ईयर में आए हुए हैं जब आपके सेमिस्टर 1 सेमिस्टर कंसेप्ट नहीं था, पूरा कॉस्टिंग एक बार में आता था। तो ये चैप्टर आप सेमिस्टर 4 में पढ़ते हो। ये चैप्टर आप अपने सेमिस्टर के हिसाब से चैप्टर का नाम लिख के आ जाओ। बहुत प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ओके। स्टैंडर्ड मार्जिनल स्टैंडर्ड तो आपके सिलेबस में नहीं है। ओवरहेड कॉस्टिंग जिसको आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हो, यस सर। तो आप उनका नाम लिख के आ जाओ। फिर से आया वर्डिंग में कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ये भी देखो दोबारा सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग फॉलो होता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो होता है, शिप बिल्डिंग में जॉब कॉस्टिंग होता है, स्पेयर पार्ट्स में। ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा क्योंकि ये उन चैप्टर का बात करें जो पूरे सेमिस्टर 4 में, तो ये आपके आने का चांस कम है क्योंकि आपको इस सेमिस्टर 4 में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आया मटेरियल कॉस्टिंग। इसमें आपको ये वाला थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछता है। परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करेंट बैलेंस। वो जो आप बनाते थे ना लिफो विफो के हिसाब से, मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल इशूड एंड बैलेंस लेफ्ट, यस सर। ये वही बात कर रहा है। उसी सिस्टम को बोलते हैं परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना गया और कितना बैलेंस बचा। तो ये टाइप को बोलते हैं परपीचुअल। इसका एडवांटेज क्या है इस टाइप का रिकॉर्ड बनाने का? इससे आपका फिजिकल काउंट ठीक रहता है।
आपको अकाउंट्स में भी ये मदद करेगा बनाने में, फिर है ना। जब ये रिकॉर्ड रहेगा आपके पास तो अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक इजीली निकाल पाओगे आप। यस सर। और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी या डिस्क्रिपेंसी हुआ, कम बेसी हो गया स्टॉक, तो इस रिकॉर्ड को देख के समझा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा व्हाट डू मीन बाय ईओक्यू। देखो, क्वांटिटी विच शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम, एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करो, ठीक है। यस सर। ईओक्यू का फॉर्मूला लिख दिया। आपको ये इतना डिटेल ब्रेकअप नहीं पूछेगा, आपको केवल ईओक्यू का मतलब और उसका फॉर्मूला पूछेगा। ये पूरा डेराइव करके दिखाएं फॉर्मूला, ये आपको नहीं मिलेगा। देखो पूरा लास्ट तक कैसे डेरिवेशन हुआ। ये फॉर्मूला है ना, 2 × AO/C। यस सर। एक थ्योरी पहले पूछता था, पूछता है कि नहीं पूछता हमको ध्यान नहीं, इन दिनों में देखा नहीं इसको। बिन कार्ड किसको बोलते हैं? देखो ये बिन कार्ड का फॉर्मेट, ये जो आप बनाते हो ना, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस बनाते थे ना, वही बनाए। बट ये पर्टिकुलर आइटम वाइज एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है फैक्ट्री में, जिसको बोलते हैं बिन कार्ड। देखो बिन कार्ड का मतलब क्या लिखा है, दिस रेफर्स टू क्वांटिटी डिटेल ऑफ रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस। उस पर्टिकुलर आइटम का कितना क्वांटिटी घुसा, कितना निकला और कितना बैलेंस बचा, और उसके ऊपर कोई रिमार्क्स, कौन वेरीफाई किया, उसका सिग्नेचर, ये सब का एक पूरा शीट बनता है। उस शीट को बोलते हैं बिन कार्ड, ठीक है। कंपनी का नाम, कौन सा मटेरियल है, कौन से लेवल पे लग रहा है, उसका कोड नंबर क्या है, इस बिन कार्ड का नंबर कितना है, स्टोर लेजर नंबर कितना है, कौन से लोकेशन पे, मतलब गोडाउन का नाम क्या है, ईओक्यू कितना है वहाँ पे, कब ऑर्डर, कितना यूनिट एक बार में ऑर्डर किया जाता है, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल कितना है, डेंजर लेवल कितना है, ये सब उस पर्टिकुलर आइटम का यहाँ मेंशन होता है। ABC आपके सिलेबस में नहीं है, सेमेस्टर 4 का है, तो उसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। फुल फॉर्म खाली जान लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक शॉर्टकट पूछता है वेस्टेज के ऊपर, जिसमें आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों के बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर लेजर। बिन कार्ड को ही स्टोर लेजर भी बोलते हैं, सेम है। देखो पूरा फॉर्म, बिन कार्ड को ही स्टोर लेजर बोलते हैं। एक ये थ्योरी बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट इन टाइम। नाम में मीनिंग है, अगर थोड़ा सा ट्राई करना चाहो। बोलो। जस्ट इन टाइम मतलब तो उसी टाइम में, लेकिन अब उसका क्या रेलेवेंस यहाँ पे यही बोला। देखो इन्वेंट्री मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल सच दैट डिलीवरी इमीडिएटली, जैसे ही आप ऑर्डर करो तुरंत डिलीवरी मिले। ओके। एक होता है ना आपको टाइम लग जाता है, यस सर। वो नहीं है। इस टाइप का परचेजेस को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसका फायदा क्या है, कंपनी को कॉस्ट बचेगा, फालतू स्टोर करके रखना नहीं पड़ेगा, यस सर। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कम हो जाएगा, सप्लायर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा बार बार ऑर्डर करता है ये, और आपका मटेरियल भी ठीक से मैनेज रहेगा, डिटेल भी मेंटेनेंस में इजी रहेगा। नेक्स्ट पूछा, ये इजी है, ये आप जानते हो। लिफो फीफो, इसका मतलब बताने। लिफो का मतलब, फीफो का मतलब, कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है, लिफो या फीफो? यस। बिन कार्ड, स्टोर, ये परचेज ऑर्डर आप काट गया, ये सब इधर और क्या काम काज करें। ये सब काम का थ्योरी नहीं, ये सब पुराना ईयर का जा चुका है। काम का इसमें एक क्वेश्चन और था, काम में
आपको यहाँ पे बोलेगा एक्सप्लेन मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। तो इनका आपको फॉर्मूला भी लिखना है और उस फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस भी, कि वो फॉर्मूला क्यों या वो क्यों ज़रूरी है कैलकुलेट करना। मिनिमम लेवल आपको क्या बताता है, कितना क्वांटिटी कम से कम आपके गोडाउन में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। यस सर। मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब है, अपर लिमिट, मैक्सिमम कितना रहेगा, यस उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये आपके रॉ मटेरियल का मेंटेनेंस का झमेला कम करेगा, फालतू पाइल्ड अप नहीं रहेगा ना, बर्बाद नहीं पड़ा रहेगा रॉ मटेरियल। यस और रीऑर्डर लेवल मतलब अगला परचेजिंग ऑर्डर कब प्लेस करें, यह आपको अपने सफिशिएंट स्टॉक को मेंटेन करने में मदद करेगा। फिर से आया व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, वही वो डिटेल मेंटेन करना। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुका है जब हम चैप्टर पढ़ा रहा था प्रैक्टिकली। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या बोलोगे? सर नॉर्मल लॉस तो सिर्फ यूनिट्स से कम कर देते हैं और नॉर्मल लॉस कस्टमर से वसूल करते हैं। यस सर, वही उसको कस्टमर से देते हैं। और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस खुद बेयर करते हैं, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है यूनिट्स और प्राइस दोनों में। उसको कहाँ लिखते हैं, पीएल में, पीएल में बोलूँगा, वही पूछेगा आपसे ट्रीटमेंट क्या होता है। आपको बोला है स्टॉक कैलकुलेट करने का कितना मेथड होता है, एवरेज, फीफो, लीफो और सर वो बेस स्टॉक मेथड भी तो होता है। क्या होता है, बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड, नाम लिख सकते हो, लिख सकते हो, नाम में लिख सकते हो। सर वो आएगा क्या, नहीं, किया भी नहीं, वो पता नहीं क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इज इट नेसेसरी टू मेंटेन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ये सवर्ण रिकॉर्ड्स कैसे रहेगा? एग्जैक्टली, फैक्ट्री में माल घुसना, माल निकलने का बिन कार्ड मेंटेन होना जरूरी है। कोई काम का क्वेश्चन तो नहीं। आज यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डन कर देंगे ओके सर। क्योंकि 35 पेजेस